Is audible and my PPT is visible? If yes, then we can proceed. Okay. हाँ, सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। कुछ लिखने विखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एंजॉय करना है और बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारा कंटेंट है जो हम लोग लेकर आ जाए हैं, जो आपको बिल्कुल हेल्प करेगा, स्पेशली इस दौर में जहाँ पे हर चीज़ बहुत ही एक्सपेक्टेशन के खिलाफ हो जाती है, हमारे गोल्स के अगेंस्ट हो जाती है, जो हम सोचते हैं उसके अगेंस्ट हो जाती है। तो आज का सेशन कुछ ज़रूर ऐड करेगा हम सब में। So let's begin with the session. So fostering resilience in students. तो resilience एक लाइफ स्किल है जो कि ज़रूरी है आज के बच्चों में डालना, और इनफैक्ट बच्चों से ज़्यादा एडल्ट्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को ये होना चाहिए resilience, ताकि हम बच्चों में ये चीज़ जो हम डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे बच्चों में आ सके। तो इसका अगर बेस समझे, क्योंकि अब सबसे पहला सवाल जो माइंड में आएगा कि अब फॉस्टरिंग रेजिलियंस इन स्टूडेंट्स के ऊपर एक सेशन क्यों है, तो इसके पीछे की एक वजह बता देते हैं, दो स्टेप पीछे हटकर, कि सीबीएसई स्कूल्स ने जिम्मेदारी ली है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपने सिस्टम में ट्रिकल डाउन कराने की। हम सब सीबीएसई स्कूल्स का पार्ट है, और एनईपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चों में डालने हैं। अब इन 21st सेंचुरी में रिजिलियंस बार बार आएगा, और बात एनईपी की ना करें और एक अपने हिसाब से भी सोचें, तो रिजिलियंस एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमें बचपन में सिखा दी जाती, जब हम लोग छोटे थे, तो हम लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती, और अच्छी होती, हम लोग की क्वालिटी और अच्छी होती, और बहुत सी चीज़ जिसने हमें कभी परेशान किया है, या हमने जिसके ऊपर कभी टेंशन लेके हफ्ता गुजारा हो, वो सब नहीं करते, क्योंकि पता होता कि ये एक स्किल है, ये एक टूल है। जैसे सुपरमैन के पास बहुत सारा टूल होता है, तो ये टूल भी अगर एक हमारे पास होता तो ज़िंदगी काफ़ी बेहद आसान होती। तो ठीक है, हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, बट बच्चों को हम अपने एक्सपीरियंसेस से जो सीखा है वो सिखा दें, ताकि वो ज़्यादा बेहतर हो। तो 21st सेंचुरी स्किल सेट ये होता है कि अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल हो गया, स्पेशली आफ्टर आफ्टर द पैंडमिक। ये समझ में आ गया है कि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसे प्रोफेशंस जो कभी नाम नहीं सुना था, हमने 5 साल पहले, आज की रियलिटी है। तो हमें बच्चों को अब डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आईएएस ऑफिसर के बाहर सोचना है, आगे 10 साल के बाद क्या प्रोफेशन होगा, क्या जिंदगी होगी, हम लोग अभी सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि हर रोज जिंदगी बदल रही है। चाहे जिंदगी कैसी भी बदले, हाँ, कितनी अनफोर्सीन कंडीशंस आ जाए, हम बच्चों में स्किल रेजिलियंस का डाल दें कि उनको बाउंस बैक करने की ताकत हो। एडवर्सिटी आएगी, धक्का लगेगा, ट्रेजिडी होगी, बट लाइफ नहीं रुकेगी, लाइफ हमेशा चलती रहेगी, और सिर्फ चलेगी नहीं, बेहतरीन तरीके से चलेगी। दिस इज वॉट रेजिलियंस इज, ओके। तो एनईपी ने जिम्मेदारी ली है सीबीएसई स्कूल्स के बच्चों में 21st सेंचुरी स्किल्स डालने के लिए, जिसमें रिजिलियंस एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल सेट है। इसीलिए इसको अकेले डील किया जा रहा है कि हम कैसे इंस्टिल कर सकते हैं। समझ में आ गया कि बहुत अच्छी बात है रिजिलियंस होना, बट कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कहाँ से इंस्पिरेशन लेंगे, और कौन से एग्जाम्पल्स है जो रिजिलियंट है और उनसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, और बच्चों के लिए नहीं, खुद के लिए ये ज़रूर सुनिएगा। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्लाइड। सो जो ऑब्जेक्टिव है आज के सेशन का, हम लोग मीनिंग समझेंगे, आज रेजिलियंस होता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और हम लोग कैसे डेवलप करा सकते हैं, क्या तरीका है कि हम लोग डेवलप कराते हैं। कुछ लोग रेजिलियंट होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, नहीं जो होते हैं वो कैसे होंगे, और जो होते हैं उनसे हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके पीछे का रूट समझना है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्या होती है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्या होती है, हम लोगों को सबसे ज़्यादा टेंशन कब होती है, जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, जैसे हमने प्लान किया वैसे नहीं होती हैं। जब हमें धक्का लगता है तो हमें समझ नहीं आता है कि इस सिचुएशन में अब क्या किया जाए, क्योंकि जो प्लान किया था वो तो हो नहीं रहा है। तब रिजिलियंस काम में आती है। तो व्हेन वी, व्हाट इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन लाइफ को थोड़ा समझे, तो व्हेन वी से दैट लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, वी आर हाईलाइटिंग द आइडिया दैट डिस्पाइट, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी बेस्ट एफर्ट्स डाल लें, कि हम हर चीज प्लान कर लें, हम हर चीज एंटिसिपेट कर लें, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अनडिजायरेबल इवेंट्स होंगे। चाहे हम कितने प्रिपेयर्ड हो, चाहे हम कितने भी तेज दिमाग के हों और हर चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अनएक्सपेक्टेड होगी चीजें, जहाँ पे आप बिल्कुल बिना किसी हथियार के आप पकड़ा जाएंगे।
तो वो ड्रास्टिकली चेंज कर देती है हमारे माइंडसेट को और सर्कमस्टांस को। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं जिससे आपको और भी क्लैरिटी होगी कि इमेजिन कीजिए कि एक हाई स्कूल का बच्चा है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़हीन है, बहुत तेज़ है, और उसने बहुत डिलिजेंटली प्रिपेयर किया है, बहुत मेटिकुलसली प्रिपेयर किया है एक बिग एग्जाम के लिए जो कि होने वाला है। और उसने हफ्ते बिताए हैं उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, हर सेशन यूट्यूब पे देखा है, हर उसकी जानकारी सब जगह से ली है, और रिव्यू किया है, व्यू किया है, हर चीज़ उसके लिए की है ताकि उसको कंठस्थ ज्ञान हो उस टॉपिक पे। और वो अब जितना ज्ञान वो लेके बैठा है वो इतना कॉन्फिडेंट है कि कल के एग्जाम में तो उसको 100 में 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता है। उसका इतना उसकी इतनी पकड़ है उस मटेरियल पे। और होता है टॉपर्स ऐसे ही होते हैं। लेकिन जिस सुबह वो उठा एग्जाम देने के लिए, उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही है और उसको सिम्टम्स है बहुत हाई फीवर के और नोजिया के, और उसको मतलब वो बैठ भी नहीं सकता है। वो अचानक से उसकी ऐसी तबीयत खराब हो गई। तो जब उसकी ऐसी तबीयत खराब हो गई तो सोचिए कि इन दिस सिनेरियो, डिस्पाइट हिज केयरफुल प्रिपरेशन एंड डिटर्मिनेशन, द अनएक्सपेक्टेड इलनेस थ्रोज अ रेंच इनटू हिज प्लान। हुआ कि नहीं? जो कि महीनों से तैयारी की, हफ्तों से तैयारी की, लेकिन एक तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत खराब के ऊपर तो किसी का भी जोर नहीं है, आप किसको कंप्लेन कीजिएगा? तो क्या है, यही लाइफ है, ऐसी ही होती है लाइफ। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइफ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है बट बहुत तकलीफ देता है ऐसा इवेंट। सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ लाइफ अनप्रडिक्टेबिलिटी बिकॉज इट इज समथिंग दिस चाइल्ड कुड नॉट हैव फोरसीन। इसका भी नहीं पता था कि सुबह उठेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और हम जिस उम्र में हैं, हम एडल्ट्स, ऐसा तो हमारे साथ काफी बार हो चुका है कि हमारी प्लानिंग के अगेंस्ट चीजें चली हैं। या तो ये बच्चा इस ऐसे एक सिचुएशन में फंसा है जहाँ पे उसने फोर्सी भी नहीं करने की ताकत थी और ना इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की ताकत थी। तो जो अभी जो उसको झटका लग रहा है उससे वो उभरेगा कैसे? क्योंकि ये झटका उसके लिए बड़ी बात है। सो डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स एंड इंटेंशंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स beyond his control have interfered with his plan. And this example demonstrates that life is filled with unforeseen circumstances that can disrupt our routine. रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब कर देगा, हमने जो गोल बनाया है उसको तोड़ देगा, और हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान से कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हो, काफ़ी साल तक सोचते रहते हैं कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन पे इंसान हमेशा उतरा है, उतरेगा, दिस इज़ द बेस्ट रिलेशनशिप दैट आई एम हैविंग। और एक एडवर्सिटी आती है या एक चेंज ऑफ हवा चलती है कैसी आपकी, कि आपको असलियत समझ में आती है उस रिलेशनशिप की कि ये तो रिश्ता कभी था ही नहीं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, ये तो एक इवेंट ने इसको खत्म कर दिया। तो ऐसा हम लोग बहुत बार महसूस करते हैं। तो जब इमोशनल झटका वैसा लगता है आउट ऑफ सम रिलेशनशिप और आउट ऑफ वेरी क्लोज रिलेशनशिप, तो उस टाइम इंसान कैसे संभालेगा अपने आप को? उसमें दिन वक्त बर्बाद करना तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि वक्त ऐसी चीज़ है जिसको हमें बहुत संभाल के रखना पड़ता है, बेस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उस तरीके की सिचुएशन से हम कैसे जूझें, या बच्चों को कैसे सिखाएं कि ऐसा होगा? और ऐसे ऐसे टूल्स हैं और ऐसे ऐसे सक्सेसफुल लोग मंत्रास करते हैं फॉलो, जिससे उनको तकलीफ कम होती है, वो डिसफंक्शनल नहीं होते हैं। अभी अगर इफ आई गिव यू अ बॉलीवुड एग्जांपल, आई डोंट नो हाउ कन्विंसिंग दैट इज, बट दीपिका पादुकोण कहती हैं कि शी वाज सफरिंग विद एक्यूट डिप्रेशन। तो एक्यूट डिप्रेशन अगर था तो सोचिए कि उस फीमेल में कितना रिजिलियंस होगा कि 2013 में उन्होंने 4-5 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है। यानी कि डिप्रेशन को भी रखा साथ में, बट रिजिलियंस को भी रखा, कि डिसफंक्शनल वो नहीं हुई। नहीं तो डिप्रेशन में क्या होता है, साल साल बर्बाद होते हैं, ठीक है? अगर इफ दैट इज अ रियल केस ऑफ डिप्रेशन, तो वी कैन ऑलवेज डिराइव समथिंग फ्रॉम पीपल। अगर कुछ भी देखिए, किसी भी चीज के ऊपर डिबेट करना बहुत होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस हम लोग ऐसे भी हैं, हम लोगों को आर्ग्यूमेंट करके शाम बिताने में मजा आता है। बट वॉट एवर पॉजिटिविटी वी कैन डिराइव फ्रॉम सम स्टोरी, दैट इज वॉट इट इज। तो और क्या होता है ना, इट अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ये जो हम लोग जब रूटीन के हिसाब से कुछ चीज़ नहीं हुई, या हमारे जो गोल सेट किया उसके हिसाब से नहीं हुई, हमने किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखी, उसको कुचल दिया गया। तो यहाँ पे समझ में आता है, ये अंडरस्टोर, ये सब सारी चीज़ें अंडरस्कोर करती हैं इंपॉर्टेंस ऑफ resilience and adaptability in responding to the the cruelty that life throws our way. So when we can't predict और प्रिवेंट एवरी अनएक्सपेक्टेड इवेंट, हम लोग कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। हमें लगता है कि हम प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसी ऐसी अनप्रिडिक्टेबल चीज हो जाती है जिसको प्रिवेंट करना नामुमकिन है, जिसके बारे में सोचना भी नामुमकिन है।
तो लेकिन हमें इसमें चलते रहना है, जिंदगी रुकने वाली नहीं है। तो वी कैन लर्न टू नेविगेट देम, और ना कि सिर्फ रास्ता प्राप्त करना है कि भाई ये मसला आ गया है तो इससे निकलना है, नहीं, इसमें ग्रेसफुली एक्ट करना है। दैट इज रियल साइन ऑफ रेजिलियंस। उस पीरियड में भी बहुत ग्रेसफुली एक्ट करना है। ये नहीं कि हम खराब पीरियड से गुजर रहे हैं तो हम सबसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हमको कोई वो कार्ड मिल गया है सबसे खराब से बात करने का या हर टाइम विक्टिम बन के रहने का, नहीं, उसमें भी ग्रेस, कि किसी को पता ही ना चले कि इतने मसले से इंसान गुजर रहा है। दैट इज साइन ऑफ रेजिलियंस। और ये भी विद प्रैक्टिस आ जाता है, जब हमें पता होता है कि एडवर्सिटी और अनएक्सपेक्टेड थिंग्स अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आती रहती हैं और आप उसको डील करने का टूल आपको मिल जाता है ना, देन ऑटोमेटिकली ग्रेस आ जाता है। सो तो हमारा क्या है कि हमें वेज फाइंड आउट करना है टू ओवरकम चैलेंजेस एंड मूव फॉरवर्ड despite the unpredictability in life, because unpredictability is something that will come every day, that is very predictable. So unpredictability में सिर्फ रास्ता नेविगेट नहीं करना है, आपको ग्रेसफुली उसमें बिहेव करना है। उसी टाइम जो आप बिहेव करते हैं, दैट इज योर ओरिजिनल पर्सनालिटी। अब जब हम कहते हैं और अनप्रिडिक्टेबिलिटी को और हम बेहतर तरीके से समझे ताकि रिजिलियंस का इंपॉर्टेंस समझ में आए, तो जब हम कहते हैं कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, हम ये कहते हैं कि सरप्राइजेस बहुत है। इसको और पॉजिटिव वे में कहें तो सरप्राइजेस बहुत है, रोज एक सरप्राइज मिलता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का, जो कि जाहिर सी बात है हमारे एकदम सोच समझ के बाहर है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे डील करने के तरीके को हम रिजिलियंस बता रहे हैं। अब नेचुरल डिजास्टर है या सडन चेंज इन सर्कमस्टांसेस है, तो ये क्या होता है, हमारे प्लान्स को, हमारे प्रायोरिटीज को ऊपर नीचे कर देता है, या फिर कोई भी चीज का वैरायटी ऑफ आउटकम्स निकलने लगता है। हम सोचते हैं कि ये करने से ये आउटकम निकलेगा, बट आउटकम व्हेन इवन व्हेन वी मेक डिसीजन बेस्ड ऑन केयरफुल प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, देयर इज नो गारंटी। ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई गारंटी नहीं है कि थिंग्स विल टर्न आउट द वे वी एक्सपेक्ट। डिफरेंट फैक्टर्स इंक्लूडिंग, बहुत सारे लोग कहते हैं लक का बहुत रोल होता है या चांस का होता है, जो लीड करता है टू वैरायटी ऑफ आउटकम्स। तो जब हम सोचते हैं कि ये आउटकम होगा और एकदम वैरायटी ऑफ आउटकम्स निकल के आता है, तो उस टाइम कैसे उस चीज को हम डील करें कि हमने सोचा ये था और हुआ ये, तो इस सिचुएशन में हम रिजिलियंट कैसे होंगे। फिर कॉम्प्लेक्सिटी लाइफ में बहुत है, ये दुनिया भरी हुई है कॉम्प्लेक्सिटी से, इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स दुनिया है ये, और विद काउंटलेस वेरिएबल्स। आप कहीं भी जाइए आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे अजीबो गरीब माइंडसेट के साथ, जो आपको पता ही नहीं होगा कि ऐसे भी माइंडसेट होता है। अपने ही लोगों के बीच में अजीब सा माइंडसेट होता है जहाँ पे आप बहुत बॉग डाउन हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, काइंडनेस नहीं मिलेगी, कंपैशन नहीं मिलेगा, आप कुछ कह रहे हैं सम इंटरप्रिटेशन दूसरा हो जाएगा, तो इंटरेक्शन दूसरे तरीके का आप सुनने को मिलेगा। तो ये सब क्या है, जब इस तरीके की चीज से आप जूझते हैं तो क्या आपको चाहिए स्किल रिजिलियंस का, कि भाई जो भी है इलास्टिक की तरह वापस अपनी जगह पर आ जाना है, चाहे वो कॉम्प्लेक्सिटी कितना आपको खींच के बाहर ले जाए, कितना आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाए, बाउंस बैक करके वहीं पे आना है। तो ये क्या होता है कि आपको डिफिकल्टी तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट आपको ये पता है कि अगर डिफिकल्टी आएगी तो बिहेव क्या करना रहता है, तो दैट ट्रेनिंग इज देयर। फिर ह्यूमन बिहेवियर, पीपल आर इनहेरेंटली अनप्रिडिक्टेबल। एकदम हम लोग रोज देखते हैं कि हर इंसान अलग तरीके से बिहेव करता है, ये नहीं कि वो गलत है, बट डाइवर्सिफिकेशन है, अलग एक सोच है। तो पीपल आर इनहेरेंटली अनप्रिडिक्टेबल एंड देयर एक्शंस एंड चॉइसेस कैन हैव रिपल इफेक्ट्स, है ना। हम कुछ सोच रहे हैं, सामने वाले की बात बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिव लग रही है, इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट टू ब्रीथ, तब आप क्या करेंगे, तब कैसे कोप करेंगे। हर सिचुएशन से तो भाग नहीं सकते हैं हम लोग। वी विल बी पुट इन टू सिचुएशन पर्सनली एंड प्रोफेशनली जहाँ पे आप सामने वाले की बात को बर्दाश्त भी नहीं करते हैं, लेकिन आपको उनके साथ काम करना है। तो एरिस्टोटल ने कहा है ना कि जो रियल विजडम है वो ये नहीं है कि आप सामने वाले की बात में यकीन करें, बट उसको एंटरटेन करने की ताकत तो आप में बिल्कुल होनी चाहिए। तभी तो आप सबसे जो बेहतरीन स्पीशी हैं बनाए हुए ऊपर वाले के, तो ये सारी चीज तो आपके अंदर होनी चाहिए कि आप एंटरटेन करना तो जाने, और सामने वाले को ये जाहिर ना हो कि आप उसकी बात को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर कैन बहुत खराब इफेक्ट होता है हम लोग के माइंडसेट पे, अगर आप कुछ आपके हिसाब से नहीं हुई चीज़ या बिल्कुल आपके विरोध में हो गई, या काइंडनेस या वो सॉफ्टनेस नहीं मिलती है, तो अच्छा नहीं लगता है। और ये एंटिसिपेट हम नहीं कर सकते कि कौन कहाँ कैसे बिहेव करने वाला है। सो इवन व्हेन वी थिंक वी नो समवन वेल, दे माइट सरप्राइज अस विथ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। होता है कि नहीं होता है, हमें लगता है कि हम इस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हैं, बट उसका बिहेवियर अचानक से अनएक्सपेक्टेड होता है।
तो उससे क्या होता है, जब हम लोग अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर से बहुत क्लोज लोगों के आते हैं तो फिर उस टाइम कैसे रेजिलियंस काम करता है. सो हाउ अनप्रिडिक्टेबल लाइफ इज एंड व्हाई सो इम्पोर्टेंट रेजिलियंस इज, इसका हम लोग बेस वर्क कर रहे हैं. दुनिया कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है. सबसे पहली बात है कि दुनिया कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है. न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, सोशल ट्रेंड्स आ रहे हैं, ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं जो कि रीशेप कर रहे हैं लैंडस्केप को ऑफ आवर लाइव्स. दीज चेंजेस हैव far reaching consequences that are making it even more difficult for us to predict कि आगे क्या होगा. दूसरी बात क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी एक अनप्रिडिक्टेबल चेंज था. चेंज आया, सिस्टम एजुकेशन के 50 घंटे की ट्रेनिंग हो गई. नाउ 3 इयर्स बीत के हम लोग बहुत सी चीज के लिए हैबिचुअल हो गए. लेकिन जब इनिशियली आई थी तो बहुत सारी चीज नहीं क्लियर थी. तो क्या था, अनप्रिडिक्टेबल था. बट हमने क्या किया, हमने रेजिलियंस दिखाया, हमने बाउंस बैक करने की कोशिश की. नाउ मिल्खा सिंह इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिलियंस. हम लोग बिल्कुल बड़े बड़े कैरेक्टर से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनकी भी स्टोरी जो है बहुत ही इंस्पिरेशनल है. अब मिल्खा सिंह जिनको फ्लाइंग सिख कहा जाता है, एग्जाम्पल हैं बहुत बड़े रेजिलियंस के, क्योंकि इनकी जो एबिलिटी है ट्रेमेंडस चैलेंजेस एंड हार्डशिप को ओवरकम करने की, वो मतलब वो गोल्डन अक्षरों में लिखी जाएगी. और पॉवर्टी से सफर कर रहे थे, ट्रॉमा विटनेस किया था, पार्टीशन ऑफ इंडिया का. अगर आपने मिल्खा सिंह मूवी देखी है तो बहुत सी चीज जो मिल्खा सिंह की हम लोग नहीं जानते थे वो मूवी ने बाहर लाई है. और लॉस ऑफ हिज फैमिली ड्यूरिंग द वायलेंस, मिल्खा सिंह persevered and rose above his circumstances. इतने जितनी संकट से, इमोशनल टर्मोइल से मिल्खा सिंह गुजरे थे. अगर कोई इंसान रिजिलेंट ना हो तो वो कब का किसी बीमारी से, किसी डिप्रेशन से, किसी चीज से खत्म हो जाए. बट उन्होंने क्या किया, परसिवियर किया और अपने सर्कमस्टांसेस से ऊपर उठे बिकॉज ही वॉज अ रिजिलियंट पर्सन. उन्होंने सोलेस और पर्पस फाइंड किया रनिंग में. उनका जो, उनको सबसे जो आराम लगता है, जो थेरेपी की तरह उनके काम करता था, वो दैट वाज रनिंग. और पर्पस उनके मिला उनको, और वो उनका पैशन बना और एक्सकेप मिला उनको उस तरीके की चीजों से. तो जब वो दौड़ते थे तो उनको लगता था कि ये दिस इज माय थेरेपी, वॉट एवर आई हैव अंडरगॉन, उसके ऊपर मरहम लगाया जा रहा है. और शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ट से मिल्खा सिंह वो बने कि वो इंडिया के सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड एथलीट हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटिंग द कंट्री इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन लाइक द ओलंपिक्स. और इवन व्हेन जब वो सफ़र कर रहे थे सेटबैक्स एंड फेलियर्स से, सच एज नैरोली मिसिंग आउट एन ओलंपिक मेडल, मिल्खा सिंह नेवर गेव अप. सबसे बड़ा जो एटीट्यूड रेजिलियंस का होता है कि नेवर गिविंग अप एटीट्यूड. जो गिव अप कर जाएगा फिर वो तो बहुत कामयाबी के करीब आकर के हार मान जाता है. तो नेवर गिव, कि फेलियर जैसे बहुत क्लीशेड है ये बात बोलना, बट कि बार बार ये सुना होगा कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस. बट फेलियर 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 ही सक्सेस बनाता है. आपने ट्राई ही नहीं किया, आप फेल ही नहीं हुए, तब सक्सेस के करीब कैसे आएंगे. तो इंस्टेड ही यूज दोज एक्सपीरियंसेस एज मोटिवेशन, जो बिल्कुल करीब आ जाना मेडल के और तब हार जाना. तो ये सब चीजें से उनको समझ में आया कि नहीं, गिव अप नहीं करना है. अब हम उतने करीब, उनको सक्सेस की जो सीढ़ी थी वो क्लियरली उनके माइंड में दिख रही थी. यही होता है रेजिलियंट लोगों के साथ, उनको पता होता है कि आई एम क्लोजर टू इट. और इंस्पिरेशनल के काम, इन मोटिवेशन का काम किया हार्डर. और यही रेजिलियंस ने उनको ओवरकम कराया एडवर्सिटी से, अचीव किया उन्होंने सक्सेस और इंस्पिरेशनल एक पर्सनालिटी है टू मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड. In simple terms, Milkha Singh's story teaches us that no matter how difficult life may seem, with resilience, bouncing back, and determination, we can overcome any obstacle and achieve our dreams. Another example which I always quote in my session is Anand Kumar ji, जो कि मेरे तो फेवरेट है, इसीलिए उनको हमेशा उनका नाम लेते हैं. आज नहीं ले रहे इसीलिए. दूसरा, अमिताभ बच्चन. कितनी सारी शुरुआत की मूवी उनकी फ्लॉप थी. हमने ये भी कहीं सुना है कि उनको ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन वो अपने आप में एक इंडिविजुअल नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है. तो एडवर्सिटी ने इन जैसे लोगों को रोका नहीं, क्योंकि रिजिलियंस का स्किल लेकर के आए हैं. ठीक है. नाउ रिजिलियंस कहाँ कहाँ मदद करता है, इसके ऊपर बात करते हैं. रिजिलियंस मदद करता है प्रोफेशनल सक्सेस अमिड एडवर्सिटी. बहुत बार प्रोफेशनली आप कुछ कर रहे हैं और एडवर्सिटी से घिरे हुए हैं. मतलब मल्टीपल एंड मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स आर देयर कि हमें प्रोफेशनली कितनी सारी एडवर्सिटी से गुजरना पड़ता है. या फिर अपने करियर के बहुत अच्छे पॉइंट पे और घर में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके लिए सब कुछ रुक सा जाता है प्रोफेशनली. तो
उस टाइम कैसे रेजिलियंस काम आएगा। एकेडमिक अचीवमेंट डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स, अब इसका भी लाखों एग्जाम्पल है कि आपको बहुत सारी आनंद कुमार इज वन एग्जाम्पल, जहाँ पे बार बार उनकी जो बैकग्राउंड थी उसकी वजह से उनका फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाता था, लेकिन पैसे की कमी की वजह से, फीस ना भरने की वजह से, फीस ना भरने की काबिलियत की वजह से वो एकेडमिक अचीवमेंट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, वॉट आनंद कुमार जी इज एन एग्जाम्पल, जो सुपर 30 चलाते हैं। पर्सनल ग्रोथ आफ्टर ट्रॉमा, वेरी वेरी नॉर्मल, बहुत बार पर्सनल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। डेथ इज वन एग्जाम्पल, जब आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो देयर इज नो लुकिंग बैक, लाइफ विल नेवर बी द सेम, बट तब भी आप उस ट्रॉमा से फाइट करते हैं। ऊपर वाला शक्ति देता है फाइट करने की, आपकी खुद की रूटीन, हाउ पॉजिटिव यू आर थ्रू आउट दैट पीरियड, आपकी गोल सेटिंग क्या है, आप कैसे पर डे अपने आप को उस ट्रॉमा से बाहर निकाल रहे हैं। और जब ट्रॉमा बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो रिजिलियंस में यही है कि आप एक हफ्ते तक के लिए नहीं प्लान कर सकते, आपको पर घंटे जीना पड़ता है कि इस घंटे को बिता लिया, दूसरे घंटे को बिता दिया, आज का दिन बिता दिया, 2 दिन बिता दिया, इस तरीके से टाइम को आप एक एक घंटे के हिसाब से बिताते ताकि उस ट्रॉमा से आप निकल आए। क्योंकि अगर एक ट्रॉमा में कोई इंसान है तो आज से एक हफ्ते बाद क्या होगा सोचने की शक्ति नहीं रखता है। तो पर्सनल ग्रोथ कैसे होती है, कितने सारे लोग हैं कितना कुछ खो देते हैं मगर तब भी पर्सनल ग्रोथ होता है। वेरी बिग एग्जाम्पल इज अब्राहम लिंकन। ओवरकमिंग हेल्थ चैलेंजेस, ओवरकमिंग हेल्थ चैलेंजेस का एग्जाम्पल आगे हम आपको देंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टीवन हॉकिंस। क्या उनके पास हेल्थ चैलेंजेस नहीं है? दुनिया का कोई भी बीमारी आप बोलिएगा उससे बड़ा बीमारी उनके पास है, बट व्हाट ही डिड फॉर द वर्ल्ड एंड फिजिक्स इज रिमार्केबल। सो हम रिजिलियंस का कहाँ पे इंपॉर्टेंस आता है, ये इन 4 चीज़ों में आता है, क्योंकि पर्सनल, प्रोफेशनल, एकेडमिक्स एंड हेल्थ चैलेंजेस, ये 4 है जिसमें हम लोग देख रहे हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज रेजिलियंस, इसका मीनिंग क्या है? तो रेजिलियंस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंड बाउंसी रहना है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहना है। बाउंसी एट टाइम्स कैन बी फ्रेजाइल, बट बाउंसी ऐसा होना है कि आप फ्लेक्सिबल भी हैं, बट इन दैट प्रोसेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आप स्ट्रॉन्ग भी हैं, कोई आपको तोड़ नहीं सकता है फ्लेक्सिबिलिटी के उस प्रोसेस में। एंड व्हेन फेसिंग टफ टाइम्स, एंड यू कैन बेंड, क्योंकि आपको जब एडवर्सिटी आती है तो आपको आपको बेंडिंग चाहिए, आपको हर सिचुएशन में फिर एक रोल लेने के लिए आप रेडी होना चाहिए। तो यू हैव टू बेंड इन ऑल द सिचुएशंस विदाउट ब्रेकिंग, क्योंकि ब्रेकिंग बहुत इजी हो जाती है एडवर्सिटी में, ट्रेजेडी में, चैलेंजेस में। एंड जस्ट लाइक अ फ्लेक्सिबल ट्री इन अ स्टॉर्म, क्योंकि स्टॉर्म में जैसे कैसे ट्री काम करती है कि अब हर तरफ वो बेंड होती है बट टूटती नहीं है, वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको पता है कि इस सिचुएशन में क्या करना है, तो वो उस ट्री की तरह। हैंडल प्रॉब्लम्स, लर्न फ्रॉम देम एंड कीप गोइंग इवन व्हेन थिंग्स गेट हार्ड, जैसे सुपरमैन करते हैं। एंड इट्स द एबिलिटी टू स्टे टफ एंड पॉजिटिव लाइक अ सुपर हीरो, फेसिंग challenges and coming out stronger on the other hand. सो resilience इज लाइक हैविंग अ स्पेशल टूल किट। एक जैसे कि होता है ना, हम लोग एक टूल किट लेके चलते हैं कि इन केस ये होगा तो ये यूज कर लिया जाएगा, सब कुछ ठीक करने के लिए। सो इट्स अ क्रूशियल स्किल दैट हेल्प्स अस हैंडल ऑल द अप्स एंड डाउन्स दैट लाइफ थ्रोज अवे। लाइफ तो अनप्रडिक्टेबल है, रोज अप एंड डाउन आएगा, मगर अगर आपके अंदर ये वाला स्किल सेट है तो कुछ भी आ जाए आपको फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। सो बाउंसिंग बैक फ्रॉम टफ टाइम्स इज रेजिलियंस। और जैसे फेल कर गए किसी टेस्ट में, जैसे बच्चे जब टेस्ट में फेल कर जाते हैं या किसी चीज में रिजेक्ट हो गए, रिजेक्शन इज समथिंग पीपल आर अनएबल टू टेक, या किसी लॉस से सफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेजिलियंस क्या हेल्प करता है कि बाउंस बैक करना है फ्रॉम दीज टफ टाइम इंस्टेड ऑफ लेटिंग देम नॉक यू डाउन। नॉक डाउन नहीं होना है, बिल्कुल ये एटीट्यूड बच्चे के अंदर आने नहीं देना है कि कोई चीज आपको नॉक डाउन कर सकती है। यू हैव टू बाउंस बैक जस्ट लाइक अ रबर बैंड। और जापान में ये स्किल बच्चों को हैंड्स ऑन सिखाया जाता है कि कैसे आप बाउंस बैक करेंगे थ्रू बाय गिविंग देम वेरियस टाइप ऑफ टॉयज, जिसको आप कितना भी जोर जोर से पटकेंगे वो बाउंस बैक करेगा। एंड स्टेइंग स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग सेटबैक्स व्हेन थिंग्स डोंट गो एज प्लान्ड, जैसे कि हमने पहले ही बोला, जब प्लान नहीं होती है तो रिजिलियंस हमें मदद करती है स्ट्रॉन्ग रहने में, और आगे देखना है, हमेशा आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है, सब कुछ आगे देखना है रिजिलियंस अगर आपको चाहिए तो। कि कल कल किसी ने मेरा मेरा रिजेक्शन किया, या कल हमसे किसी ने खराब से बात की, या कल के टेस्ट में कुछ खराब हुआ है, तो उसका इफेक्ट आज नहीं होने वाला है। दैट डे इज गॉन, दैट पास्ट इज गॉन, उसका उसका बोझा आज नहीं लेकर के आना है, नहीं तो मूव फॉरवर्ड करना बहुत भारी हो जाएगा। ठीक है,
सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग डिफीटेड, कभी डिफीटेड होने की फीलिंग नहीं लानी है, क्योंकि हम रिजिलियंट हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं सक्सेसफुल लोगों से कैसे वो नहीं डिफीटेड फील करते हैं. विराट कोहली इज अनदर एग्जाम्पल, लेटर ऑन ऑल्सो आई विल डिस्कस इन डिटेल. अगर वो लोग डिफीटेड फील करेंगे तो कभी दोबारा आएंगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए, खेलने के लिए और सेंचुरी बनाने के लिए. सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग डिफीटेड वी नीड फाइंड टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड कीप चेंजिंग आवर गोल्स. एंड देन डीलिंग विद चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज जब आ जाता है, किसी की डेथ ही हो जाती है, लाइफ चेंजेस, कोई बहुत डियर वन ही जिंदगी से चला जाता है या आपसे कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है, तो इस तरीके के चेंज के लिए आपको रिजिलियंस चाहिए. और व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू स्कूल, अब बच्चों के लिए क्या है कि न्यू स्कूल है या नए 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 शहर में चले गए हैं या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रही है जिंदगी में, तो क्या हुआ, रिजिलियंस हेल्प्स अस टू रोल विद द पंचेस एंड फाइंड अ फुटिंग अगेन. जो अपनी जो जड़ है ना उसी पे खड़े रहना है, कुछ भी आए खड़े वहीं पे रहना है, इधर उधर फ्लेक्सिबल होकर के वो आपको इधर उधर करेगी फ्लेक्सिबल ट्री की तरह, बट अपने रूट्स को, अपने फुटिंग्स को हमेशा स्ट्रांग रखना है. रिजिलियंस मदद करती है इमोशंस को मैनेज करने में. फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने स्कूल में और आपके स्कूल के हेड ने आपको बहुत तेज डांट दिया और आपको उस हेड से डांट खाने के बाद कुछ देर के बाद एक सीबीएसई ट्रेनिंग में जाना है, ट्रेन करने के लिए लाइक ए ट्रेनर. You cannot carry those emotions of getting scolded to that training, क्योंकि that will ruin the training as well. So compartmentalization तो बहुत ज़रूरी है. अगर आपको हर क्षेत्र में अपना एक गेम खेलना है, अपने आप को परफेक्ट 10 on 10 परफॉर्म करना है, तो आपको ये तो ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को एक तरफ रख करके परफॉर्म करें. वो इमोशंस के साथ बाद में डील किया जाएगा, हाउ यू फेल्ट एंड ऑल दैट स्टफ, बट दैट व्हाट रिजिलियंस इज. अब उस एक खराब कॉन्वर्सेशन की वजह से आप अपना दूसरी जगह का परफॉर्मेंस नहीं खराब कर सकते. सो मैनेजिंग इमोशंस की पता ही ना चले किसके पहले क्या हुआ है, एंड यू प्ले योर गेम, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. नहीं तो क्या होगा, जहां पे आपने उस इमोशन को कैरी किया तो कोलैटरल डैमेजेस शुरू होना होगा, क्योंकि वहां वहां कॉन्वर्सेशन खराब हुआ, आपकी ट्रेनिंग खराब हुई, तो पूरा का पूरा दिन खराब हुआ, एंड देन दैट रिजल्ट इज नॉट गुड. सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर इमोशंस कि ओके, दिस इज समथिंग दैट आई डिड नॉट लाइक, दिस इज समथिंग आई वुड नॉट लाइक टू कैरी टू द ट्रेनिंग. आई हैव टू ट्रेन, आई विल प्ले माई ए गेम, एंड देन later on I will deal with these feelings what happened and all, but then only you will be able to navigate and with grace. और इस तरह की चीजें तो रोज होती हैं, रोज होती हैं. तो अब हम रोज बॉक डाउन होकर के आज नहीं, आज तो मेरा दिन खराब गया, आज तो फिर अब ये नहीं हो सकता है, ये एटीट्यूड से क्या होगा ना, यू वोंट बी एबल टू मूव द लैडर इन अ प्रोग्रेसिव वे, वो रिग्रेसिव हो जाएगा. सो मैनेजिंग इमोशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंपार्टमेंटलाइज, यू फेल्ट बैड फॉर समथिंग, लीव इट देयर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट. दैट व्हाट रेजिलियंस इज. इट्स टफ, बट प्रैक्टिस के साथ सब कुछ आ जाता है. फिर ये क्या होता है, व्हेन यू आर रिजिलियंट, जब आपको ये पता चल गया अरे मेरे साथ तो आज सुबह में इतना बुरा हुआ था, स्टिल आई वाज एबल टू डू दिस, अरे वो चीज ने मेरे को यहाँ पे इफेक्ट नहीं किया, तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि नाउ एडवर्सिटी, रिजेक्शन, इंसल्ट और एनीथिंग, एनी लॉस मेरे बाकी काम को इफेक्ट नहीं करता है. आई एम एबल टू टेक चार्ज ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो. सो व्हेन यू आर एबल टू सॉर्ट आउट योर इमोशंस एंड टेक चार्ज ऑफ अदर थिंग्स, then you become very confident. Now you have control over yourself. So आपने क्या किया है, अपने आप के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है. So obviously जब कॉन्फिडेंस होता है तो आप लॉन्ग रन में थ्राइव करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉन्फिडेंट, एंड कॉन्फिडेंस सर्टेनली कम्स फ्रॉम गुड वर्क. तो जब आप एंड गुड वर्क कब आएगा, व्हेन यू कीप असाइड सम नेगेटिव इमोशंस. ओके, कभी भी नेगेटिव इमोशंस को लेकर के कोई पॉजिटिव काम नहीं होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द जापानीज आर्ट ऑफ किंजुगी. इससे और भी क्लैरिटी आएगी. थोड़ा फिलोसॉफिकल एक टच है टू द सेशन, बट स्टिल आई थिंक इट्स वेरी गुड टू गो थ्रू दिस. सो जापान में क्या होता है कि जब कोई चीज टूट जाती है, और इससे ये एनालॉजी ड्राइव कीजिएगा, जापान में क्या होता है कि जब कोई चीज टूट जाती है, कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है, तो उसको वहां के लोग फेंकते नहीं है, उसको क्या करते हैं, उसके अंदर गोल्ड पाउडर से उसकी मरम्मत करते हैं. जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हैं, इसको किंजुगी आर्ट कहते हैं. काफी साल पुराना, बहुत ही एंशिएंट इन लोगों का टेक्निक है. इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों की लाइफ में भी किसी एडवर्सिटी ने, किसी ट्रेजेडी ने, किसी अनवांटेड इवेंट ने हमें किसी तरीके से ब्रेक किया है, तो उस वो जो जहाँ पे चीजें टूटी है ना, वो गोल्डन पाउडर से, जो हम लोग का मतलब ये है कि एडवर्सिटी
खराब चीज ही हमारे अंदर की जो क्वालिटीज है वो बाहर लेकर के आती है। दैट इज आवर गोल्डन पाउडर। अगर हमारे साथ एडवर्सिटी ना हो, अगर हम चैलेंजेस ना देखें, अगर हम मुश्किलात में ना पड़े, तो हमें अंदर हमारे क्या वो कहीं बाहर नहीं आएगा, वो गोल्ड बाहर निकल के नहीं आएगा, तो हम हमेशा एक मिट्टी के बर्तन ही रह जाएंगे। आप अगर खुद के बारे में सोचे कि आपके साथ ऐसे कोई चैलेंज हुआ हो, एडवर्सिटी, जो उस वक्त तो नहीं अच्छा लगा हो कि ऐसा हुआ मेरे साथ, बट आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि इट वर्क, इसने मेरे पर्सनालिटी के जो रियल रियल जो मेरे अंदर क्वालिटीज थी उसकी वजह से बाहर आई। नहीं तो ये इवेंट नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि आई हैड लीडरशिप, और आई वॉज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और आई हैड कंपैशन, और आई हैड काइंडनेस, या मेरे में इतनी बर्दाश्त करने की शक्ति है। तो ये दैट इज गोल्ड, जिससे आप टूटे तो, बट गोल्ड से आपकी मरम्मत हुई। तो दैट इज व्हाट किंजुगी आर्ट इज, एंड सो ब्यूटिफुली दीज पीपल डू इट फिजिकली। और फिजिकली आप ये बच्चों से कराया जाता है कि कोई चीज टूटे तो उसको फेंकना नहीं चाहिए। तो सिमिलरली हमारे साथ भी बहुत सारे इवेंट होते हैं जिससे हम टूट जाते हैं, बट हमें उसको उसको डिसमिस नहीं करना है, उसको जोड़ना है, और गोल्ड पाउडर से जोड़ना है ताकि उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा निकल के आए। सो समटाइम्स इन द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग थिंग्स, जब हम अपनी खुद की मरम्मत करते हैं, दैट हैव ब्रोकन, जब हमें अच्छा फील नहीं होता है, तो वी एक्चुअली क्रिएट समथिंग मोर यूनिक, मोर ब्यूटिफुल, मोर रिजिलियंट, जो हमें पता ही नहीं था कि हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है। सो दिस इज व्हाट रिजिलियंस इज। नो, अगर आप इस फोटो को देख पा रहे हैं तो देखिए कैसे इलास्टिक जो है उसको खींच रहा है, उसको कंफर्ट जोन के बाहर लेके जा रहा है, एक्सपेक्टेशन के खिलाफ उसके हर चीज हो रही है, जो गोल सेट किया उसके खिलाफ सब चीज हो रही है, जो रूटीन है रोसी वो टूट रही है, स्टिल the elastic bounces back to its original position. So psychological resilience is the ability to mentally or emotionally cope with a crisis or return to pre-crisis status quickly. सबके साथ दिक्कत आती है, बट सक्सेसफुल कौन है? जो बाउंस बैक जरूर करे, जो प्री क्राइसिस सिचुएशन थी, जब क्राइसिस नहीं थी, तब जो हालात थे उस हालात में तुरंत वो बाउंस बैक करे। और प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेसर्स बाय नेगोशिएटिंग वेल एंड टेकिंग कॉन्शियस डिसीजन। क्योंकि अब ये जो है बुरा समय आ चुका है, अब इस बुरे समय से हमें कैसे जूझना है और कैसे उस सिचुएशन में क्रिएट तुरंत आना है जब क्राइसिस नहीं हुआ था, टू बाउंस बैक टू दैट सिचुएशन। इसमें आपको बहुत सारा निगोसिएशन अपने आप के साथ करना पड़ता है, ये बहुत ही इन्वेस्टमेंट है ये, और कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ता है ताकि कैपेबिलिटीज आपकी डेवलप्ड हो, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल, जो कि अलाउ करें आपको कि आप काम रहें क्राइसिस में और मूव करें फ्रॉम द इंसिडेंट विदाउट लॉन्ग टर्म नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तुरंत बाउंस बैक करना है, ठीक है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द मोस्ट रिजिलियंट बीइंग। तो हम लोग यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं ants, cockroaches and camels are often regarded as some of the most resilient beings due to their remarkable ability to survive and adapt in diverse and challenging environment. अब हम जब एनिमल से और इंसेक्ट से हम लोग कैसे सीख सकते हैं, तो हम लोग तो बहुत सुपीरियर बीइंग है, तो देखिए कैसे रिजिलियंस इनसे भी सीख सकते हैं। हर तरीके से रिजिलियंस सीखना है। एग्जाम्पल से क्लैरिटी होगी कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। सो क्या होता है कि एंड्स जो होता है उनका सोशल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो एंड्स जो होती हैं वो बहुत हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज में रहती हैं विद स्पेशलाइज्ड रोल्स फॉर ईच मेंबर। डू यू नो दैट? इतनी छोटी चींटी जिसकी कोई हैसियत नहीं हम लोगों के आगे, वो ऑर्गेनाइज कॉलोनी में रहती है विद स्पेशलाइज्ड रोल फॉर ईच मेंबर। और ये सोशल स्ट्रक्चर अलाउ करता है उनको टू वर्क टुगेदर कोऑपरेटिवली टू ओवरकम ऑब्स्टेकल एंड थ्रेट्स। सोच लीजिए कि वो ऐसे काम करती हैं कि कोई भी अगर ऑब्स्टेकल आएगा या थ्रेट आएगा तो वो कलेक्टिवली उसको चार्ज लेंगी। तो दिस इज तभी तो वो सर्वाइव कर पाती हैं। फिर अडेप्टेबिलिटी उनके अंदर बहुत हाई होती है। एंड्स आर इनक्रेडिबली अडेप्टेबल और थ्राइव करती हैं वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट में, फ्रॉम डेजर्ट टू फॉरेस्ट टू अर्बन एरियाज, हर जगह चींटी पाई जाती है। और इनका एवोल्यूशन जो दे हैव इवॉल्व वेरियस, इनका इवोल्यूशन भी बहुत ही डिफरेंट टाइप का है। दे हैव इवॉल्व वेरियस स्ट्रैटेजीज, इन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज खुद से इजाद की है जिससे वो खाना प्रोक्योर करते हैं, या टेरेन्स को नेविगेट करते हैं, या डिफेंड करते हैं अपने कॉलोनीज को अगेंस्ट प्रेडेटर्स। तो ये स्ट्रैटेजीज इनकी पूरी चलती है। और एंड्स रिप्रोड्यूस रैपिडली विथ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच कॉलोनी। बहुत उनका जो रिप्रोडक्शन में है वो भी बहुत फास्ट है। तो क्या होता है दिस हाई रिप्रोडक्टिव रेट इंश्योर्स
that the survival of the species even in the face of environmental challenges. environmental challenge चाहे कितना भी हो, उनका रिप्रोडक्शन नहीं रुकता, क्योंकि ये अपने कॉलोनी को लेके, अपनी स्पीशी को लेकर के दे आर वेरी वेरी चीटी है, मगर उनकी सोच बहुत ज़्यादा ऊंची है और उनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं. द नेक्स्ट इज कॉकरोच. कॉकरोच के बारे में कहा जाता है जब हिरोशिमा और नागासाकी में टीएनटी गिराए गए थे, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो दे वर द ओनली सर्वाइवर्स जो कि सर्वाइव कर पाते. तो जो ये है, ये इनकी एबिलिटी है कि हार्श कंडीशंस पे सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, खाने की जरूरत नहीं है, रेडिएशन और टॉक्सिन्स का इनके ऊपर असर नहीं है, और इनका रोबस्ट एक्सोस्केलेटन होता है जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फिजिकल डैमेज एंड डिहाइड्रेशन. फ्लेक्सिबल डाइट है, हर चीज खाते हैं, स्कैवेंजर हैं और ओमनिवोरस है, और फीड ऑन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स. तो क्या है, हर चीज इनको चलती है. ये नहीं है कि इनका कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर एसी नहीं चलेगा तो रात को सोएंगे नहीं. तो बात वही है कि रिजिलियंस है कि इनको कुछ भी दे दो चलता है, क्योंकि इनको सरवाइव करना है, इनको अपना एक आइडेंटिटी बनानी है. नहीं तो आजकल के बच्चों में क्या हमने कॉमन देखा है, जो सुनते हैं जो बात की, अगर एसी नहीं चलता है तो रात में नहीं सो सकते, या क्लास में एसी नहीं चलता है तो एग्जाम नहीं दे सकते. तो बच्चों को ये जरूर, हम लोग एक तरफ तो बच्चे को 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए सिखाते हैं, बट रिजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लाइफ अपना रियल फेस दिखाता है ना, और वी एडल्ट्स नो कि अपना रियल फेस क्या होता है लाइफ का, देन देयर इज नो एसी. तब वहां पे बिल्कुल बहुत कड़ी धूप होती है. तो हमें बच्चों को बताना है कि ठीक है, एसी इज फाइन, बट अगर एक दिन एसी नहीं चलेगा, देन ऑल्सो यू हैव टू लर्न टू सर्वाइव. और जो ये सीख गया वो कहीं भी चलेगा, वो उसको फिर किसी स्किल की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल. 7 दिन लाइट रहेगी तो शायद 8वें दिन लाइट जा सकती है, ट्रांसफार्मर उड़ सकता है, बट इन दैट केस आई डोंट हैव टू सल्क, आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द अदर डेज एंड सर्वाइव दिस डे ऑल्सो. दैट इज वॉट रिजिलियंस इज. तो हम लोग इसी तरीके से रिजिलियंस सीखते हैं. देन अगेन आर कैमल. कैमल हम लोग शिप ऑफ द डिजर्ट पढ़ते हैं कि अपने बचपन में, और अपने हम्प में पानी स्टोर करता है, दैट इज फैट, जो कि बड़े होके पता चला. और लॉन्ग पीरियड विदाउट ड्रिंकिंग बाय मिनिमाइजिंग वाटर लॉस थ्रू यूरिन, और अपने आप के अंदर वो वाटर रिटेंशन भी करते हैं. और स्टोरेज, कैमल्स हैव हम्प्स ऑन देयर बैक दैट स्टोर फैट व्हिच सर्व्स एज एन एनर्जी रिजर्व ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्कार्सिटी. तो ये भी हम सीख सकते हैं कि स्कार्सिटी के लिए भी हमें प्रिपेयर होना होता है. और उनके फीट अडेप्टेड होते हैं, जो कैमल होते हैं उनके ब्रॉड फ्लैट फीट होते हैं विद थिक पैड दैट अलाउ देम टू वॉक ऑन हॉट सैंड. सो ये सारी चीज हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, ये सब रिजिलियंट बीइंग है कि हमें रिजिलियंस हर पहलू से समझना है. इंसेक्ट से लेकर बर्ड से लेकर के जानवर तक से सीखना है कि ये लोग सर्वाइव कैसे कर पाते हैं इतने एक्सट्रीम. इनके ऊपर टीएनटी गिरा दिया गया, इनके ऊपर रेडिएशन कर दिया गया, इनको हॉट टेम्परेचर में दौड़ाया जाता है, ये बेचारी चींटी इतनी छोटी सी है तो भी सर्वाइव करती है. तो इतनी सारी चीज जब ये स्पीशी जिनकी कोई हैसियत नहीं करते हैं, तो हमें तो बहुत कुछ करना चाहिए टू सर्वाइव एंड टू सर्वाइव विद ग्रेस. अगर एडवर्सिटी आती है तो हमारे पास तो इंटेलेक्ट है, सोचने की शक्ति है, दूसरे से कोलैबोरेट करने की शक्ति है, दूसरे से कोऑपरेशन मांगने की शक्ति है. जब ये स्पीशीज ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स कर सकते हैं, तो व्हाट वी कैन derive इंस्पिरेशन from, that is what we are saying. Then my favorite examples are here, the gift of resilience, that is Stephen Hawkins and Virat Kohli. तो स्टीफन हॉकिंस डायग्नोस हुए थे एमियोट्रॉफिक लैटरल, एएलएस इसको कहा जाता है. और बहुत ही यंग एज में इनको हो गया था, जिसमें ये मोटर डिजीज इनको एक्चुअली थी कि उठना बैठना इनके लिए मुश्किल था. और तब भी आप स्टीफन हॉकिंस की फोटो ही अगर देख लेंगे अभी तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का हैंडीकैप इनको था, और बहुत छोटी उम्र से हो गया था. प्रोग्रेसिव था नेचर में, मतलब ये नहीं था कि कभी क्योर हो जाएगा, ये पता था कि ये बढ़ता ही जाएगा. ये बस एनालॉजी ड्राइव कीजिए कि कैसी जिंदगी होती है लोगों की, और तब भी इतना कुछ प्राप्त कर लेते हैं. इसका मतलब कि इंसान की पुश होने की कितनी कितनी, मतलब उसमें क्षमता कितनी है. ये सारे एग्जाम्पल एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं. सो जब एएलएस से उनको यंग एज में किया गया, तब भी पैशन नहीं खत्म किया. फिजिक्स उनका पैशन रहा, और उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन किए टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स. और फिजिकल लिमिटेशन ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही एक्सट्रीम थी, और प्रोग्रेसिव नेचर जैसे हमने बताया उनकी इलनेस का था. लेकिन हॉकिंस ने कभी भी अपनी कंडीशन ने उनको हॉकिंस ने कभी भी अपनी फिजिकल इन्फर्मिटी को एक्सक्यूज बनाया, और कभी भी ये नहीं कहा कि ये फिजिकल कंडीशंस मेरे को डिफाइन करती है. उसको डिफाइन कौन करता है,
उनका इंटेलेक्ट, उनका पैशन फॉर फिजिक्स। ही अडेप्टेड टू हिज सर्कमस्टांसेस। उनको पता था कि हम चल नहीं सकते, हम उठ नहीं सकते हैं। बहुत बाद में वो बोलना भी उनका मशीन से होने लगा। उनको सबसे पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये मेरी कंडीशन है, अब नेक्स्ट क्या करना है। एक्सेप्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिजिलियंट पर्सन। कि आपने ये, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम लोग डिनाई में रह जाते हैं, ये मेरे साथ है ही नहीं, ये हमारा प्रॉब्लम है ही नहीं, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं और अपने आप को बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ही अडेप्टेड टू हिज सर्कमस्टांसेस, और टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव मेथड्स के थ्रू उन्होंने कम्युनिकेट करना शुरू किया अपने आइडियाज़ को, और अपनी रिसर्च को चालू रखा। और हॉकिंस का जो रिजिलियंस है ना, was evident in his determination to overcome obstacles and pursue his intellectual pursuits despite significant challenges। इससे ज्यादा चैलेंजिंग किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता है कि इंसान उठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, पेन नहीं पकड़ सकता है, और उसको फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के साथ डील करना है। तो उन्होंने बोला था कि मेरे अंदर यूनिवर्स है, मेरे को बाहर से यूनिवर्स समझने की जरूरत नहीं है। सो माई फिजिकल इनएबिलिटी विल नेवर डिफाइन मी। So these are extreme cases from where even if we drive 5% इंस्पिरेशन, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड हॉकिंस की जो परसिवेरेंस थी, मतलब चलते चलने वाली, कि किसी चीज से रुकना नहीं है इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, सर्व्स एज एन इंस्पायरिंग एग्जाम्पल ऑफ रेजिलियंस। हम लोगों को जुकाम थोड़ा हो जाता है या तबीयत नहीं ठीक लगती तो हम लोग बहुत सारा काम रोकने की कोशिश करते हैं, बट ये समझना है कि लाइफ में रोज कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ जुकाम होगा, पेट में दर्द होगा, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होगा जो हमें रोकेगा। लेकिन रेजिलियंट इंसान क्या होता है कि कम वॉट में ये सारे काम तो हमें करने ही है, क्योंकि सिचुएशन रोज कुछ ना कुछ एडवर्सिटी आपको देगी, कभी छोटी कभी बड़ी। देन शालिनी भरत, मैम, you are in hospital, it's okay, I have you will get the certificate, don't worry ma'am, please. I can see your message that you are in a hospital, please relax, you will get your certificate. सो इतना इतना मत परेशान होइए हॉस्पिटल में रह करके मैम, अपना ध्यान दीजिए, योर सर्टिफिकेट विल बी सेंड टू यू, डोंट वरी। देन अनदर एग्जाम्पल इज विराट कोहली, बहुत एकदम कॉन्टेम्प्रेरी एग्जाम्पल है। सेटबैक्स, चैलेंजेस उनके ऊपर भी थे क्रिकेटिंग करियर में। गवास्कर ने इनके ऊपर एक बहुत ही पर्सनल कमेंट भी किया था, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो उस तरह की कमेंट जो पर्सनल लाइफ पे भी हो जाता है, क्रिटिसिज्म पे, फेलियर पे, पर्सनल लॉसेस पे, हर तरीके से विराट कोहली ने एडवर्सिटी देखी। लेकिन अगर इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ही रिमेन अनडिटर्ड। और इनके फादर जब ये 16 साल के थे बहुत बीमार पड़ गए थे, और ही इन अ क्रिकेट मैच, मगर इन्होंने फिनिश किया उस मैच को, तब उन्होंने अपनी पर्सनल चीज़ों को, डिमांड को फुलफिल किया। तो ही इज़ वेरी कमिटेड फ्रॉम अ वेरी यंग एज। तो किसी का इंटरव्यू था जिसने कहा कि इट्स नॉट सरप्राइज दैट विराट कोहली बिकेम विराट कोहली, क्योंकि ही वॉज मेड दैट वे। क्योंकि इन्होंने शुरुआत से, जब वो 16 साल के थे तभी से साइंस दिखाना शुरू कर दिया था कि ही विल बी अ ग्रेट क्रिकेटर इन द फ्यूचर। क्योंकि बहुत फोकस्ड हैं अपने गेम पे, और अपने गेम को कंटिन्यूअसली इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं। तो इम्प्रोवाइजेशन एक अगेन इज अ ब्यूटिफुल थिंग, कि कोई करना चाहता है वो वही करना चाहता है जिसको लाइफ में आगे जाना है। और कोहली का जो रेजिलियंस है टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक एंड फेलियर, instead of being discouraged by defeat, he uses it as motivation to work harder and strive for excellence। कभी भी अगर आप उनको देखते हैं पिच पे, तो कभी भी आप उनको डिसअपॉइंटेड नहीं, यू विल फाइंड एम वेरी chirpy, very motivated, very aggressive। और mental strength and resilience are particularly notable in him in even in high pressure situations, where he consistently performs at his best and leads by example। So हम ये लोग कौन है, इसी दुनिया के मेंबर हैं, तो हम लोग क्यों नहीं इन लोगों से एनालॉजी ड्राइव करें और अपनी लाइफ में रिजिलियंस लाएं। कि इतने क्रिटिसिज्म, हमें कोई थोड़ा सा खराब से बोल देता है तो हम उसको दोबारा फेस करने के पहले सोचते हैं। और इन लोगों को तो इंटरनेशनल नेशनल मीडिया सबके आगे क्या नहीं बोल देती है, लिख देती है, बट दीज पीपल बाउंस बैक बिकॉज इनका इनका एजेंडा, इट्स नॉट पीपल, इट्स देयर गोल, इट्स देयर ड्रीम विच दे वांट टू अचीव। नाउ दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ सील सोल्जर, जो कि अमेरिकन नेवी का पार्ट होता है। अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में, काउंटर टेररिज्म में ये लोग आते हैं, और स्पेशल इनको देर स्पेशल नेवी पीपल।
और इनकी जो यूएस नेवी का पार्ट है, और इनकी रिगरस ट्रेनिंग बहुत होती है और स्पेशलाइज स्किल्स इनके अंदर डाले जाते हैं, एंड एबिलिटी टू ऑपरेट इन डाइवर्स इन्वायरमेंट। इनको कहीं भी भेजा जा सकता है, इनको अपना शिकार लाने के लिए, टारगेट्स को अचीव करने के लिए, कहीं भी, पानी में, सी में, एयर में, लैंड में, इसलिए इनको सील सोल्जर कहा जाता है। और इनको बहुत हाई लेवल टारगेट्स करने, जैसे ओसामा बिन लादेन टाइप्स का हाई टारगेट इनको दिया जाता है। और इनकी जो, अब जब आप इस तरह के टारगेट्स को जाते हैं अचीव करने, तो आपके खुद की जान का खतरा कितना होता है आप सोचिए। तो किस तरीके की ट्रेनिंग इनकी होती होगी, जहां पे इनको बिहाइंड एनिमी लाइंस भेज दिया जाता है, जंगल में भेज दिया जाता है, आर्टिक में भेज दिया जाता है, माउंटेन्स, डेजर्ट, कुछ भी कहीं भी भेजा जा सकता है। अब इनकी ट्रेनिंग के एक खास आपको बात बताएं कि इनके साथ क्या होता है कि चिल्ड वाटर होता है ना, -0 डिग्री में इनको हाथ बांध के और पैर बांध करके फेंक दिया जाता है। इनकी वन ऑफ द ट्रेनिंग से एग्जांपल दे रहे हैं, जिससे आप ये सोचिएगा कि हम लोगों में कैपेबिलिटी कितनी है बर्दाश्त करने की, ह्यूमन बींग्स में ऊपर वाले ने कैपेबिलिटी कितनी दी है बाउंस बैक करने की, स्टिल हम लोग उसको यूज बहुत नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इन लोगों को सील सोल्जर की एक ट्रेनिंग ये होती है कि इनको हाथ पैर इनके बांध करके इनको चिल्ड वाटर में, मतलब -डिग्री में डाल दिया जाता है। तो आप सोचिए अगर किसी को उस तरीके के कंडीशन में डाला जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो उसका जो मंत्रा है सेव होने का, कि अगर कोई जिसको डाला गया है वो अगर 3 मिनट्स तक बिना हिले, ना वो पैर मारेगा, ना वो हाथ मारेगा, ना अपनी बॉडी को मूव करेगा, तो जितना कंपोज रहेगा वो ऊपर आ जाएगा पानी के सरफेस के ऊपर। और किसी ने अगर पैनिक कर दिया कि अपने हाथ मारना शुरू कर दिया, या उसमें थोड़ा पैनिक अटैक में आ गए, वो इंसान नीचे चला जाएगा। तो यहाँ तो सीधे सीधे हम लोग एनालॉजी ड्राइव कर सकते हैं कि जब हम लोग की जब सिचुएशन ऐसी होती है तो हम लोग को काम रहना बहुत जरूरी है। जब पानी में क्या होता है, जब मिट्टी डालते हैं तो कुछ नहीं होता है, दिखता है, धुंधला होता है। सो वी हैव टू वेट फॉर द मड टू सेडिमेंट। वो जब तक नीचे नहीं जाएगा कुछ क्लैरिटी से नहीं आएगा। तो दैट इज व्हाट इज हियर, कि उतने एक्सट्रीम क्लाइमेटिक, इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में भी वो बिना हाथ पैर मारे हुए अपनी पेशेंस को, अपनी परसिवरेंस को सबसे ऊपर रख करके ऊपर आ जाते हैं। और कोई भी चीज को टाइम लगता है अपनी रियल चीज को बाहर लाने में, तो दैट पेशेंस शुड बी देयर, दैट द टाइम ऑफ सेडिमेंटेशन शुड बी टेकन टू सी थिंग्स क्लियरली। तो सील सोल्जर्स जो हमारे ही जैसे इंसान होते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ट्रेनिंग दे आर एबल टू सर्वाइव 3 minutes without moving in -degree water, that is more than chilling water। so हम लोग सोचिए कि हमारे अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी है करने की। तो और हमें बच्चों को ट्रेन करना है कि इस तरह से कि वो तुरंत बाउंस बैक करें किसी भी चीज को बहुत दिन तक अपने अंदर ले करके। वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। और रिजिलियंट होना बहुत ज़रूरी है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज जापान। यहाँ पे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, हॉन्शू, होकाइडो, शिकोकू में। सब ज्योग्राफी टीचर्स जानते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा डिस्टर्ब रहती हैं यहाँ पे। जापान की किस तरह से बॉम्बिंग की थी अमेरिका ने, ये सबको पता होगा। फैट मैन एंड लिटिल बॉय नाम के 2 बॉम्ब गिराए गए थे, खत्म हो गया था जापान। लेकिन आज जापान को आप देखिए, यहाँ पे फोटो में अगर आप देख सकते हैं, जापान एक कंटिन्यूस साइकिल में रहता है जोग्राफिकली भी, कि उसके अंदर क्वेक्स आते रहते हैं, बॉम्बिंग। अगर आपने ओपनहाइमर मूवी देखी होगी तो आपको पता रहेगा कि किस तरीके से उस बॉम्ब ने पूरे के पूरे नेशन को खत्म कर दिया था। लेकिन अब जापान क्या है और उसकी इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ जापान। जिया राज, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, डोंट गेट वरीड, जस्ट सेंड योर क्वेरी ऑन द पीएसएससी STNC group and you'll get your certificate. Don't worry about the certificates. If you have done the trainings for more than 45 minutes, you will certainly get your certificates. So let's not discuss about certificates, let's discuss about Mahendra Singh Dhoni. Now धोनी इज कैप्टन कूल। तो क्यों भाई कैप्टन कूल है, ऐसा क्यों कि वो ही सबसे ज्यादा कूल है, बाकी कोई नहीं है? तो उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी जो हम लोग सबके काम आएगी। उन्होंने बोला कि दुख हमको भी होता है, परेशान हम भी होते हैं, बट हमने पूरी लाइफ में ये सीखा है कि कोई भी सिचुएशन अब आ गई है, अब एडवर्सिटी आ ही गई है, तो अपने आप को उस एडवर्सिटी का जो निगेटिव इम्पैक्ट है ना, उससे आइसोलेट कैसे करना है, उससे अलग कैसे करना है। उस इमीडिएट जो सेटबैक हुआ है ना, उससे थोड़ा, अब वो तो हो ही गया है, बट उससे डिटैच कैसे होना है। सो व्हाट ही डज, ही सेज दैट आई एक्ट लाइक अ साक्षी भाव। हम सिचुएशन के बाहर चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि एडवर्सिटी तो आ गई, आई एक्सेप्टेड इट, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट राइट थिंग टू डू।
इफ आई हैव लॉस्ट अ मैच, व्हाट इज द नेक्स्ट राइट थिंग टू डू? ठीक है, उससे रोना धोना दे कैन नॉट अफोर्ड टू डू. सो ही इज कैप्टन कूल बिकॉज ही हैज एक्सेप्टेड द डिफीट. नाउ हिज माइंड इज वर्किंग ऑन व्हाट इज द नेक्स्ट राइट थिंग टू डू. सो ये these people like Mahendra Singh Dhoni, they are able to start to see how a situation could be turned to their advantage. अब तो हार गए, लेकिन नेक्स्ट राइट मूव ये होगा कि टू टेक दैट डिफीट ग्रेसफुली, कि ओके वी हैव लॉस्ट बिकॉज वी वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड एंड वी कॉन्ग्रेचुलेट द अदर पार्टी फॉर विनिंग. दे पुट अप अ वेरी गुड शो एंड इट वाज इंस्पिरेशनल. आई लर्नड इट. दैट इज द नेक्स्ट राइट थिंग टू डू. यू कैन नॉट क्रिब अबाउट इट एंड अपीयर टू बी मोर लाइक अ डिफीटर. सो नेक्स्ट राइट मूव क्या होता है? तो आप हमेशा महेंद्र सिंह धोनी के इस इंटरव्यू से यही समझना है कि कोई सिचुएशन आ गई तो उसको एक्सेप्ट कर लेना कि ये हो चुका है मेरे साथ. अब नेक्स्ट चीज क्या होगी कि सिचुएशन से बाहर निकलिए, उसकी इमीडिएट जो इफेक्ट जिसने क्रिएट किया उसको अपने आप से अलग कीजिए और बोलिए अब नेक्स्ट जो राइट थिंग है वो क्या करनी है. नहीं तो यू विल नॉट अपीयर लाइक अ रिजिलियंट ग्रेसफुल पर्सन. एंड उस सिचुएशन से बहुत दिन इमोशनली अटैच इसलिए नहीं रहना है क्योंकि इमोशन एक ऐसी चीज़ है कि अभी है, 1 घंटे के बाद नहीं भी हो सकती है. बट इमोशन के तहत हम लोग बहुत बार गलत फैसला कर लेते हैं और हमेशा के लिए पछताते हैं. और इमोशन आज ऐसा हो सकता है, 4 दिन के बाद बदल सकता है. आज आप वीक फील कर सकते हैं, 4 दिन के बाद आप बहुत स्ट्रांग फील कर सकते हैं. सो इमोशंस दे आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, दे कीप ऑन चेंजिंग. सो डोंट टेक permanent decisions on temporary emotions. So that is what Dhoni is saying. That's why he is captain cool. क्योंकि ये सारी चीज क्या है, इन्होंने प्रैक्टिस से सीखी कि कैसे बिहेव करना है. अगर किसी को कोई चीज का एक टैग मिल जाता है, एक नाम का, कि कैप्टन कूल है, तो वो किसी चीज की प्रैक्टिस से ही होता है. अब कोई कम्युनिकेटर बोलता है कि हमें कम्युनिकेटर बहुत अच्छा बनना है, आई वांट टू स्पीक पब्लिकली. पब्लिक स्पीकिंग का बहुत डर है, और तो पब्लिक स्पीकिंग का डर सबको होता है, चाहे वो कोई भी हो. हर कोई को उतना ही डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग से जितना सांप के काटने से लगता है. दैट इज ट्रू. बट उससे डरना नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग करते रहना है, करते रहना है. पहला आपका अच्छा नहीं जाएगा, दूसरा आपका अच्छा नहीं जाएगा, तीसरा, चौथा आपका अच्छा होना ही है, क्योंकि यू आर प्रैक्टिसिंग. सो रिजिलियंस इज ऑल्सो समथिंग कि आप जब प्रैक्टिस करते रहते हैं कि भाई दिस इज हाउ आई एम सपोज टू बिहेव. Now this has happened to me, but the next graceful thing and the next right thing is this to be done. Then ये प्रैक्टिस से आ जाता है. अब क्या होता है, एक कहानी है इसमें शॉर्ट जिससे हम लोग एंड करेंगे, कि अब घोड़े के ऊपर एक सवार बैठा है, ठीक है. तो वो घोड़ा जो है बाद जब जब गड्ढा आता है तब उसका जो सवार है उसको एक चाबुक मारता है, जो घोड़ा होता है वो गड्ढा पार कर जाता है. फिर दूसरा आता है, वो चाबुक मारता है, फिर वो पार कर जाता है. ऐसे तीसरा गड्ढा आता है, चाबुक मारता है, पार हो जाता है. अब क्या होता है, सवार को आ जाती है नींद, तो घुड़सवार जो होता है वो सो जाता है. लेकिन जब गड्ढा आता है तो घोड़ा अपने आप छलांग लगा देता है. क्यों? क्योंकि वो ट्रेन हुआ है ना. तो वैसे ही हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि गड्ढा आएगा तो उछल के भागना है, उसमें गिर नहीं जाना है. सो व्हेन यू ट्रेन योर माइंड टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, then you become a resilient person. That is what it's all about. Practice. Resilience again is a very good practice. Now just a minute. चलिए, बहुत अच्छे स्लाइड पे हम लोग आ गए हैं. सबने समझ लिया कि 21st सेंचुरी है भैया, अनप्रिडिक्टेबल है, रेजिलियंट होना है, लेकिन कैसे होना है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी जल्दी हम लोग इसको ये कर लेते हैं कि डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड लाइफ बहुत ज्यादा जरूरी है. आपको सही समय पे सोना है, सही समय पे उठना है. इससे क्या होता है कि एडवर्सिटी आएगी, कम से कम आपकी नींद, आपका खाना तो पूरा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ अ डिसिप्लिन्ड लाइफ यू आर प्रैक्टिसिंग. क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, जब कोई एडवर्सिटी आती है, आपका टाइम टेबल ही गड़बड़ाना शुरू होता है. सो ये शुरू से आपके माइंड में रखना है कि लाइफ मेरी डिसिप्लिन होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए. डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय एन एडवर्स सिचुएशन. उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए एंड फोकस ऑन द नेक्स्ट राइट मूव. अभी कोई एडवर्सिटी आ गई, अच्छा ठीक है, अभी नेक्स्ट मिनट्स में हमको कैसे बिहेव करना चाहिए, नेक्स्ट आवर में कैसे बिहेव करना चाहिए. कभी भी नी जर्क रिएक्शन लेके इमोशन में आकर के पैनिक नहीं करना है. जस्ट ब्रेक इट इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड सी कि नेक्स्ट राइट मूव मेरे तरफ से क्या होता है. इट्स नॉट इजी, बट विद प्रैक्टिस दिस ऑल्सो बिकम्स अ हैबिट. सो बिकॉज एडवर्सिटीज, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, एक्सपेक्टेशंस का टूटना, गोल्स का अचीव ना होना आता रहेगा. बट अगर हमारे पास ये टूल किट है सुपरमैन वाला, तो ये सारी चीज नहीं इफेक्ट करेगी. फॉर एग्जाम्पल, किसी से आपको बात करना बहुत पसंद है, बट उसने अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया. यू कैन नॉट कंट्रोल सच थिंग्स ना, एंड बट यू आर गेटिंग कंट्रोल्ड. तो कैसे कंट्रोल नहीं होना है इन तरह की चीजों से, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है फॉर अ पर्सन जिसके लिए आप
आपका पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप नेक्स्ट राइट मूव क्या कीजिएगा, उस पूरे सिचुएशन को अगर आप देखिएगा एक साथ, ओवरवेलमिंग होगा, बट नेक्स्ट राइट मूव, ओके आई हैव टू डू दिस असाइनमेंट, आई विल डू दिस, नेक्स्ट आई हैव टू डू दिस वर्क, आई विल डू इट, नेक्स्ट आई हैव टू गो फॉर अ coffee, I'll go for coffee. When you break your life into small parts, then that the effect of that thing, of that emotional turmoil that you're going, will also be taken care of, and this again becomes a habit. Now efficiency in work, so that work is not piled up. अगर कोई विविधा आती है तो कभी भी अपने काम को कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन की हम लोग बात नहीं कर रहे, बट जब कोई चैलेंज आ जाता है छोटा मोटा, तो वर्क को पाइल ऑन मत कीजिएगा। क्या होता है जब बहुत ज़्यादा वर्क फिर उस प्रोसेस में पाइल ऑन हो जाता है कि हम बहुत परेशान हैं, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, तो क्या होता है बहुत ज़्यादा जब काम आ जाएगा ना, तो और भी आपके लिए परेशानी, वो एडवर्सिटी बूमरैंग करके और ज़्यादा आपके मुंह पर आएगी, और कोलैटरल आपको एडवर्सिटी का सामना पड़ेगा। वो ओरिजिनल तो आपकी परेशानी जो है वो तो रहेगी ही, उसके साथ कंपाउंडिंग भी होना शुरू हो जाएगा। सो इन गॉड फॉरबिड एनी चैलेंज कम्स और एनी एडवर्सिटी कम्स, ट्राई कि कोई भी चीज़ पाइल ऑन नहीं हो। हैव एडवाइजर्स एंड मेंटोर्स, जो आपसे बड़े हैं, जो अच्छी सलाह देते हैं। हम लोग क्या होता है जब भी कोई खराब समय आता है, हम लोग अपने आप को सबसे पहले सबसे डिटैच करते हैं, उस टाइम किसी की बात सुनना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये जो बिल्कुल सत्य है कि उस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अच्छे लोगों की सलाह की, क्योंकि वो आपके लिए इस चीज़ को ईजी करते हैं, क्योंकि वो भी गुजर चुके हैं बहुत सारी परेशानियों से, तो वो आपको मेंटोर कर सकते हैं, आपको ऐसी सलाह दे सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से जिसकी आपको अभी ज़रूरत है। सो डोंट डिटैच योर सेल्फ व्हेन, और एंड यही हमें बच्चों को भी सिखाना है कि हमें डिटैच नहीं करना है अपने आप को। यही लोग हमें हमारे लिए हमारा पाथ ईजी करेंगे, विद गुड एडवाइजर्स, विद द एक्सपीरियंस, विद देयर मेंटोरशिप। एंड बेसिक लाइफ स्किल बच्चों को हमेशा सिखाइए कि खाना कैसे बनाना है, और अपनी लॉन्ड्री का कैसे ख्याल रखना है, और फाइनेंसेस कैसे देखी जाती है, क्योंकि यू नो ड्यूरिंग कोरोना मेनी किड्स दे लॉस्ट बोथ देयर पेरेंट्स। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होती है कि बच्चा तो बेसिक नेसेसिटी के लिए परेशान होगा, खाना कैसे खाएंगे, कपड़े का कैसे देखेंगे, फाइनेंसेस कैसे होंगे। तो रिजिलियंस का मतलब ये होता है कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द बेसिक्स, एटलीस्ट कि आपका बेसिक सॉर्टेड है, खाने के लिए आपको खुद खाना बनाने आता है, लॉन्ड्री देखने आता है। तो रिजिलियंस क्या है कि आपकी बेसिक प्रिपरेशन होनी चाहिए, नहीं तो इतना ओवरवेलमिंग हो सकता है कोई भी इवेंट कि उस पॉइंट पर अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाए। और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अगर हमें बच्चे को देना है, तो हमें एजुकेशन तो देनी ही है, वी हैव टू मेक श्योर कि बच्चों को स्किल्स, जो बेसिक स्किल्स है ऑफ कुकिंग फूड, टेकिंग केयर ऑफ लॉन्ड्री, नोइंग हाउ टू स्पेंड मनी, ये सब चीज़ आनी चाहिए, सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज for them. These are all signs of building, fostering resilience in students. That's all for this session. Thank you very much for being a part of my session. Thank you from the part of Patliputra Sahodaya School Complex. Very good comments were coming in. I'm very grateful that you liked the session, and we'll hope to come up with more such sessions. Let me read the comment. Kumari Siksha ma'am, thank you ma'am. Vinod Kumar Sharma sir, thank you. Sharani ma'am, take care in the hospital, don't attend sessions ma'am. Thank you everyone, I just read all your names. Sandhya Lakra ma'am, Pooja Pandey ma'am, thank you very much, and God bless you all. May all of you become very resilient, और आपके लिए लाइफ एक बिल्कुल स्मूथ राइड हो आगे। थैंक यू मैम।